नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ। मैं अपने चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं DLED थर्ड सेमेस्टर का विषय मैथ आपके सामने हर दिन हर अलग अलग टॉपिक के साथ आता हूँ। तो आज मेरा अध्याय है, अगला टॉपिक है मेरा चर राशियों का गुणनखंड। इसमें हम चर राशियों, बहुपदों, व्यंजकों का हम गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे गुणनखंड? व्यंजकों का। ठीक। उसमें चार राशियां होंगी। चार राशियां से होती है हमारी एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब जो चर हैं जिसका मान हमें निश्चित पता नहीं होता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे हमारा ए, उसका हमारा मान निश्चित नहीं होता है। वाई मान लिया हमने, एक्स मान लिया, तो ये हमारे चर कहलाते हैं। ठीक। तो जब किसी अचर राशियों में चर को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यंजक बन जाता है। तो उन्हीं व्यंजकों का हमें क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। ठीक। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे बहुत से नियम और सूत्र हैं। तो पहले तो हमारे ये 3 सूत्र हैं गुणनखंड करने के। इसके अतिरिक्त भी कुछ नियम हैं तो उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 3 सूत्रों पर कैसे गुणनखंड किए जाते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ठीक। यदि हमारा वर्गों का अंतर यदि हमारे सवाल में दिया है, वर्गों का अंतर यदि हमारे सवाल में दिया है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे इसका गुणनखंड होगा ए प्लस बी एक कोष्ठ में, ए माइनस बी दूसरे कोष्ठक में। तो ये हमारा इसका गुणनखंड होगा। ये हमारा सीधा सीधा होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला गुणनखंड हमारा सिंपल है, सीधा सीधा होता है। ठीक। और दूसरा आता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या दिया रहता है और कैसे हमारा इसका गुणनखंड होता है? हमारा गुणनखंड, हमारा व्यंजक जो होता है इस रूप में दिया होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसके हमारे दो पद जैसे हमको कैसे पहचानेंगे, तो इनके पहचानने का नियम है कि हमारे दो पद क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। जो हमारे पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल ले सकें। तो इसे हम ए स्क्वायर है, इसका हमारा वर्गमूल ए आ जाएगा, बी स्क्वायर का बी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सवाल को पहचानते हैं। जब इस रूप का सवाल दिया होगा तो इसका हमारा गुणनखंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक। इसी प्रकार हमारा माइनस वाला भी है, इस रूप में दिया रह जाएगा और गुणनखंड इस रूप में होगा। ठीक। तो जो हमारे 3 तो सूत्रों पर हो गए हैं। अब अगले आते हैं हमारे गुणनखंड किस प्रकार से होंगे। यदि हमारे में ए एक्स प्लस ए वाई इस प्रकार का यदि हमारा व्यंजक है तो इसका गुणनखंड सीधा होगा। गुणनखंड मतलब कैसे होता है? मतलब कॉमन। वे हमारे सूत्रों पर हो गए, जो हम ऊपर आपको बताएं वे सूत्रों पर हो गए। यदि इस प्रकार का सवाल आता है कि ए एक्स प्लस ए वाई, तो इसे हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है और वेनिस्ट क्या है। जो पद कॉमन होगा उसका हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया ए, इसमें हमारा ए कॉमन था तो हमने ए ले लिया, तो कोष्ठ में बचेगा एक्स प्लस वाई। जो हम कॉमन लेते हैं हम उस कॉमन वाले पद का इन संख्याओं में भाग देते हैं। किसमें? ए एक्स में, फिर ए वाई में। तो इस प्रकार हमारा एक्स बचता प्लस वाई, तो हमारा इसका जो गुणनखंड हो जाता है। ठीक। अब हमारे किस प्रकार से आते हैं? अब हमारे इस प्रकार का रूप भी आ सकता है। इस प्रकार का रूप आने से हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। हमारे इसमें 4 पद दिए हैं तो हम दो दो पद का कॉमन ले लेते हैं। जब हमारे 4 पद दिए होते हैं तो हम दो दो पद में कॉमन ले लेते हैं, तो वह उसका हमारा गुणनखंड हो जाता है। जैसे हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, इसमें हमने देखा कि एक एक्स का पद ये है और एक एक्स का पद ये है, तो हमने इन दोनों पदों को इकट्ठा लिख लिया। ठीक।
और y वाले पदों को एक साथ लिख लिया। ठीक, पहले पद में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। फिर मैंने आपको बताया था जो पद कॉमन लेते हैं उसको हम भाग देते हैं। जो हम इसका भाग देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए बचेगा, ए लिखा प्लस बी। ठीक, इस प्रकार हमें बी भी, इसका भाग देंगे बी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का कॉमन लेंगे, इसमें हम वाई का भाग देंगे तो हमारा ए प्लस बी से बचेगा। ठीक, जब हम चार पद का गुणनखंड करते हैं तो हमें इसमें एक मतलब मौका भी मिलता है कि गुणनखंड चेक करने का। यदि हमारे कोष्टों की संख्या यदि हमारी बराबर आ गई तो हमारा गुणनखंड हमेशा सही होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। दो पद बचे हमारे, दो पद में ए प्लस बी कॉमन है, ले लिया। ए प्लस बी का भाग देंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी पूरा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा तो हम एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस लगा दिया। इसका भाग इस पद में देंगे तो इस पद से हमारे पूरा पद कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा तो वाई स्क्वायर लिख दिया। इस प्रकार से हमारा ये चार पद का गुणनखंड हो जाता है। जहाँ चार पद दिए थे इस चार पद का गुणनखंड हमारा इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, अब हमारा इस प्रकार का रूप आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इस प्रकार के गुणनखंड करते हैं तो क्या करना, हम इसको में क्या करते हैं जो हमें ध्यान से समझना है। यदि इस गुण व्यंजक को हम कहते हैं द्विघात त्रिपद का नियम। इसमें हमारे द्विघात है और पद कितने हैं, तीन, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्विघात त्रिपद का नियम। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद का गुणा, जो अचर पद दिया 80, तो अचर पद का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। टॉपिक भाई टॉपिक समझना, आपको जो गुणनखंड बनेगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड के सवाल आप कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि आप अच्छे से समझेंगे तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आप फ़ायदा ले सकें और आपके दोस्त भी आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ये थर्ड सेम का है। थर्ड सेम में बीटीसी में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आते हैं। हम भरपूर प्रयास करते हैं कि आप सभी को अच्छे अंक आएँ, अच्छे नंबरों से पास हों, ये हमारी कामना रहती है। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मैं इसको समझा रहा था कि अचर पद का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। जो गुणा करने पर आता है, जैसे हमारा आ गया ए सी, ये हमारा गुणा करने पर आया। ठीक, जब ए सी हमारा गुणा करने पर आएगा तो हम इसका क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करने पर जो हमारे खंड आए, जो हमारे अभाज्य संख्याएं आएंगी, उनका हम दो जोड़ बनाएंगे। और किस प्रकार से जोड़ बनाना है कि अचर पद में जो चिन्ह लगा होता है उसके हिसाब से, यदि प्लस लगा है तो प्लस का होता है जोड़कर। हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है कि जोड़कर हमारे बीच वाले पद के बराबर आ जाए, वह संख्या बीच वाले पद के बराबर आ जाए। बस जब बराबर आ जाएगा तो उसमें हम रख देंगे, इस बीच वाले पद को हम दो भागों में बांट देंगे। ऐसे कौन से दो भाग, जो दो भाग इसमें हम बनाएंगे, इस अभाज्य संख्याओं से जो हम बनाएंगे दो पद, तो इसमें हम बीच वाले पद में रख देंगे तो हमारे चार पद हो जाएंगे। एक पद तो ये है, दो पद इससे आएंगे, एक पद ये है, तो चार पद हो गए। तो चार पदों में हम दो दो पद में कॉमन ले लेंगे, जो हमने अभी बताया था। जैसे हमारे चार पद थे तो हमने दो दो पदों में हमने कॉमन ले लिया था। तो इस प्रकार से हम इसमें भी दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो हमारा द्विघात त्रिपद का नियम। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे सवाल हैं, तो इसके सवाल से पहले एक नियम और मैं बता दूं। यदि हमारे दो पद क्या हैं, वर्गमूल के पद हैं, पूर्ण वर्ग हैं, तो इसका भी एक दूसरा नियम भी होता है हल करने का।
एक तो होता हमारा सीधा सूत्र होता है कि इसका हम सूत्र जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये टूट जाते हैं। ठीक, दूसरा इसका नियम ये भी होता है कि बीच वाले पद का हम आधा कर लें, क्या करें, बीच वाले पद का आधा तो इसका नियम जो होता है वो हम आराम से इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक, दूसरा नियम हम उसको हम सवालों पर चर्चा कर देंगे। ठीक, और एक सवाल हमारा और होता है, एक नियम, जैसे हमारा एक पद हमारा पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या मान लिया हमने जैसे एक्स स्क्वायर ए एक्स सी, कुछ इस प्रकार से हमने रूप मान लिया। ठीक, इसमें हमारा एक पद क्या पूर्ण वर्ग है। जब हमारा एक पद पूर्ण वर्ग होगा तो हम कोई सूत्र इसका नहीं जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले पद का हम आधा करेंगे, बीच वाले पद का आधा करेंगे, जो आधा करने पर आएगा उसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग जो जितना वर्ग प्राप्त होगा इसमें हम वही वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, फिर हम दो पद में कॉमन ले लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम हल करेंगे। सवालों आपको सवालों से और अच्छी से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने सवालों की ओर। पहले हम सिंपल सरल सवाल देखेंगे। जैसे हमारा सीधे सीधे दिया है कि 6x प्लस 6y प्लस 6z, तो इस प्रकार से हमारा ये हमारा व्यंजक दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड समझेंगे। सबसे पहले हम सवालों की संख्या नोट कर लेते हैं। ठीक, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि BTC में हमेशा सवाल लॉन्ग लगाए जाते हैं, शॉर्ट लगाने की कोशिश ना करें। तो आप जितना ज़्यादा लॉन्ग लगाएंगे सवाल, आपको नंबर उतने अच्छे मिलेंगे और 25 में 25 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो हमने पहले इसमें सवाल की संख्या उतारी। अब हमने देखा कि इसमें हमारा क्या कॉमन है। मैंने आपको बताया था ना कि AX प्लस AY वाला, बस वही प्रकार का ये सवाल है, इसी रूप का सवाल है। ठीक, इसमें दो पद थे, इसमें तीन पद आ गए, तो घबराने की बात ही नहीं है। जो कॉमन है, जो अभिनिष्ट है, आपको दिख ही रहा है, देखो पे इसमें भी 6 इसमें 6 है, तो 6 मार क्या कॉमन है, तो हमने 6 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो फिर ये कॉमन वाला पद हर पद में हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस लगा, प्लस लगा दिया, 6 का भाग फेंक दिया तो 6 से 6 कट गया तो y बचा, प्लस लगा दिया, प्लस लगा था तो फिर 6 का भाग दिया 6z में, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। ये भी हमारा सिंपल सवाल है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या कॉमन है। तो 4 है इसमें, इसमें 12, इसमें 24 है। अब हम क्या कॉमन लेंगे कि सभी में भाग चला जाए। हम कॉमन ऐसा पद लेते हैं कि सब वह सब पद सभी पदों से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो इसमें हमारा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। आप देख सकते हो कि 4 इसमें भी है, इसमें 12 है, 24 है। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो सभी पदों से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 4 कॉमन लिया, 4 से 4 कट जाए सो x बचा। इस 4 का भाग इसमें दिया तो 4 तिया 12, 3 y बचेगा और 4 छंग 24, तो 6 बचेगा, 6a। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे छोटे सवाल सिंपल सवाल थे। इस प्रकार से हमारा जे पद दिया है, इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। तो देखेंगे इसमें 3 कॉमन है, x दोनों में तो x कॉमन आ गया, y दोनों में तो y कॉमन आ गया। ठीक, बड़ी घात कॉमन नहीं लेना है, घात हमेशा छोटी वाली कॉमन ली जाती है। यदि हम बड़ी घात कॉमन लेंगे तो बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में नहीं जाएगा। आप भी जानते हैं, यदि हम 5 का भाग 2 में देंगे तो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ी संख्या, 2 छोटी संख्या है, तो भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, वो बात अलग है। तो ये बने 4 है। अब 4 हम बड़ी घात ले लेंगे तो छोटी घात नहीं कटेगी, तो हम इसे छोटी घात कॉमन लेते हैं।
बस जब कॉमन ले लिया फिर वही प्रक्रिया है, इसमें भाग देना है। भाग देंगे तो इस प्रकार हमारा पद आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा। ठीक, आज हमारे 4 पद वाले आ गए सवाल। 4 पद में क्या करना है, 2 पद का कॉमन लेना है। ठीक, जैसे हम देखिए कि एक्स पद इसमें है, एक्स इसमें है, तो हम ये 2 पद हम इकट्ठे लिख लिए और जेड वाले पद इकट्ठे लिख लीजिए। जेड है, ये जेड है, तो जेड वाले पद अलग कर लिए। ठीक, अब हम 2 पद में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया हमने कॉमन ले लिया दोनों पदों में, देखा कि दोनों कोष्ठकों की संख्या बराबर है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। फिर हम एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों पद में कॉमन है, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक, आंसर कैसे होगा, इस भाग को इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, एक्स बचेगा तो एक्स लिख दिया, प्लस लगा दिया, इस पद का भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा पद ये कट जाएगा, जेड बचा, जेड लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। ठीक, अब चलेंगे हम वर्गांतर वाले गुणनखंडों में। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 लिखा हुआ है, इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 10 का वर्गमूल है। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और 10 का स्क्वायर। ठीक, माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। देखो हुआ, ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, बी का मान कितना होगा, 10 हो जाएगा, होगा एक्स, ए का मान एक्स हो जाएगा तो बी का मान 10, तो इसमें हम मान धर देंगे तो हमारा गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे हम, तो जो 36 एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 6x⁻²। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 25 को क्या लिख देंगे 5, वाई स्क्वायर को वाई और होल स्क्वायर लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने देख लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान 6x हो जाएगा और बी का मान 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y हो जाएगा, तो ए बी का मान इस सूत्र में धार देंगे इस वाले में, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको सूत्र याद करने हैं, सूत्रों की सहायता से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, सवाल नंबर हमारा 7वां है। ये भी हमारा ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें हमने पहले देखा कि 72 ए स्क्वायर लिखा है माइनस 98 बी स्क्वायर। पहले देखा कि ये वर्गांत पूर्ण वर्ग तो हमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस लगा बीच में तो पूर्ण वर्ग बनने की आशा है। सवालों को किस प्रकार से चेक किए जाते हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। देखेंगे कि ये पहले संख्याएं तो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन माइनस बीच में लगा तो आशा थोड़ी हमें झलक रही है कि इसमें हमारा पूर्ण वर्ग बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप होता है। जहाँ माइनस आ जाता है तो थोड़ी हमें समस्या कम उत्पन्न होती है कि चलो एक आशा की किरण दिखी है कि हम इसको सवाल हल कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि इसमें हमारे 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2, तो मैं इसमें पहले तुरंत 2 कॉमन ले लिया, तो 36 ए स्क्वायर बचा माइनस 49 बी स्क्वायर। जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमें फिर अंदर की संख्या हमें झलकने लगी कि हमारा पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बन गया। देखो कैसे, 36 ए स्क्वायर लिखा है तो हम 36 को लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। यदि इसका हम 2 बार गुणा करेंगे 6x गुणा 6x तो 36 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 49 बी स्क्वायर को 7 बी पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र से हमारा जी टूट जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ आपको कोई भी सवाल समझ में न आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवालों को। ठीक, अब हमारा है 8वां सवाल।
देखेंगे कि x पे घात 4 y पे घात 4 का गुणनखंड कीजिए। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। दो किस प्रकार से करेंगे इसका गुणनखंड? 4 घात है, पूर्ण वर्ग है, तो हम लिखेंगे एक्स का 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो जब पूरा जो ए का मान होगा एक्स स्क्वायर होगा और बी का मान होगा वो वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा? वाई स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इस सूत्र में हम उसमें मान रख देंगे। तो मान रखा हमने, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो से कोष्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारे प्लस में है तो ये तुम्हारा आगे हल होगा नहीं। ये वाला पद हमारा फिर से हल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा अभी पूर्ण वर्ग है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हमारा पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम तोड़ेंगे उसी सूत्र से। कौन से सूत्र से? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से टूटेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो तोड़ देंगे इसको तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये पद हमारा सेम रहेगा। ठीक, तो जिसका हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे हम अगला सवाल। अब हमारा अगला सवाल किस प्रकार का है इसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक, ये हमारा दो पद पूर्ण वर्ग हैं। देखो एक्स स्क्वायर और 25, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें अब समझ सकते हैं कि जो क्या लिखा है, तो हम इसको तुरंत तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे 2ab के रूप में प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ए का मान x तो x लिख दिया, बी का मान 5 तो यहाँ पर बीच में 5 लिख दिया। यदि इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10x, तो हमारा 10x पूरा लिखा है। तो जी हमारा पूरा सूत्र बन गया काय का? ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर का बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें तुरंत लिख देंगे ए का मान कितना है? x है, बी का मान 5 है, तो ए प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा पहला मेथड हुआ। जी हमारा कौन सा मेथड है? पहला मेथड है इस प्रकार से हल करने का इस सवाल सूत्र के माध्यम से। ठीक, अब हमारा सेकंड मेथड भी है ही, देख सकते हैं सेकंड मेथड क्या है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हम सवाल में चर्चा करेंगे इस मेथड को। तो देखो सवाल में मेथड में चर्चा करेंगे। जो हमारा द्विघात त्रिपद का नियम है, आप देख सकते हैं द्विघात त्रिपद का नियम है। तो मैंने अभी बताया था, अच्छे से समझाया था कि अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। जब यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो एक मानते हैं, तो 25 का 25, देखो 25 आया। फिर मैंने आपको बताया था कि 25 के क्या करना है? खंड करना है। तो हमने क्या किया? खंड कर दिया, खंड हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अचर पद के साथ जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के माध्यम से हल करते हैं। प्लस चिन्ह है, जो प्लस चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? इन दो संख्याओं को जोड़कर प्लस लगा तो जोड़ करके 10 लाना है। आसान हो गया, 5 5 10, जोड़ के 10 आ गया, तो दो जोड़ के 10 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इस बीच वाले पद में दो भागों में बांट देंगे, प्लस 5x प्लस 5x। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? 4 पद बन गया। तो हम आगे के दो पद में कॉमन, पीछे के दो पद में कॉमन ले लेंगे, आसान हो गया। तो x प्लस 5 होगा, इसमें हमारा 5 कॉमन आएगा तो प्लस 5 x प्लस 5 होगा। तो इस प्रकार से हमारा x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे इस सवाल का दूसरा मेथड था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। दोनों मेथड सवाल सरल हैं, सिंपल हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल फिर आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 8/3 a प्लस 16/9। इसमें हमने फिर देखा कि जे भी हमारा पूर्ण वर्ग है, जो संख्या भी पूर्ण वर्ग है। तो हम इसको फिर सूत्र में बांट देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो
ए का मान ए हो जाएगा प्लस 2ab, जो हमारा ए का स्थान है, जो हमारा बी का स्थान है, इसको हम पहले हम खाली छोड़ देंगे। क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे, फिर प्लस लगाएंगे जहाँ बी स्क्वायर है, तो 16 का वर्ग 4/3, 9 का 3 हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या का मान है? ए का मान था, ये हमारा बी का मान था। इस सूत्र के माध्यम से देख सकते हो अपन, देखो ठीक। तो जो पद हमने खाली रखे थे ए का मान बी का मान, इसमें हम इनपुट कर देंगे। तो ए का मान है तो ए ही है, और बी का मान 4/3 है, तो बी का मान 4/3 लिख दिया। तो हमारा अब सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। बन गया जो हमें सूत्र लिखा था हमने, ठीक। तो ए का मान ए है, बी का मान 4/3 है, तो ए प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सिंपल सवाल है बिल्कुल, आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है उसमें। अब हम 11 सवाल देखेंगे। ये वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं ये 11वां सवाल आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अपने साथियों को भी शेयर करें, वे भी इस वीडियो को देखें, ठीक। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, और मैं आशा करता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैं आपको ये 11वें सवाल से लेकर आगे के जितने भी सवाल हैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।